हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग जिला परिषद फार्मेसी 23 के फार्माकोलॉजी का पार्ट 20 आज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी पार्ट 20 पर हम लोग एंटर कर गए और पार्ट 20 में भी आज वाली पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करके और फार्माकोलॉजी के इस पार्ट को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। यानी कि आज हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी प्रीवियस 19 पार्ट में 380 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम लोग क्या हो जाएंगे, टोटल 400 क्वेश्चन जो फार्माकोलॉजी का आपका जिला परिषद लेवल एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए थे उसको आज हम लोग बाइंड अप कर लेंगे। कम टू दैट फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर सेकंड मैसेंजर, सबके सब सेकंड मैसेंजर हैं एक्सेप्ट देन। यहाँ पर एक्सेप्शन पूछा गया है कि ऑल आर सेकंड मैसेंजर एक्सेप्ट, तो साइक्लिक एएमपी, गुआनिलाइल साइक्लीज, डाई इसाइल ग्लिसरॉल और आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो आपने पढ़ा होगा साइक्लिक एएमपी पाथवे, आपने पढ़ा होगा डीएजी पाथवे डाई एसाइल ग्लिसरॉल, आपने पढ़ा होगा आईपी3 पाथवे यानी आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। आपने गुआनिलाइल साइक्लेज पाथवे कभी नहीं पढ़ा होगा। जीपीसीआर में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पाथवे आपने पढ़े होंगे, तो उसमें फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे जिसको हम आईपी3 डीएजी पाथवे कहते हैं, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे जिसको हम साइक्लिक एएमपी पाथवे कहते हैं। आपने गुआनिलाइल साइक्लेज पाथवे कभी नहीं पढ़ा होगा। तो गुआनिलाइल साइक्लेज सेकंड मैसेंजर नहीं है, यानी एक्सेप्शन यहां पे पूछा जा रहा था। दैट्स बाय ऑप्शंस बी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इस केस में क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो गुआनिलाइल साइक्लेज यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या करा, रिमेंबर दैट गुआनिलाइल साइक्लेज इज एन एंजाइम व्हाइल सीजीएमपी इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। गुआनिलाइल साइक्लेज एक्चुअली क्या है जी, तो ये एंजाइम है और साइक्लिक जीएमपी एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। देयर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, थ्री बेसिक टाइप ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखेंगे आपको। डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जो आपका फॉस्फेटिडॉल, जो आपका साइक्लिक जीएमपी आईपी3 आपने ये पढ़ा होगा, वो सारी चीज आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। कम टू द नेक्स्ट, अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर होते हैं एंजाइम कैटेगरीज के, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे केम विद नो और लिटिल चेंज इन वीमैक्स, डिक्रीज केम, डिक्रीज वीमैक्स और इंक्रीज वीमैक्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट, तो एक्चुअली ये डिक्रीज करते हैं वीमैक्स को, है ना, क्या करते हैं, वीमैक्स को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कॉम्पिटिटिव क्या करते हैं, वीमैक्स में नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं आता है कॉम्पिटिटिव में। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करते हैं, वीमैक्स को डिक्रीज करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है ना। और अनकॉम्पिटिटिव क्या करते हैं, तो ये भी वीमैक्स और केम दोनों को डिक्रीज करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि कॉम्पिटिटिव वीमैक्स को अनचेंज यानी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन केम को इंक्रीज करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव वीमैक्स को डिक्रीज करते हैं, केम को अनचेंज रखते हैं। अनकॉम्पिटिटिव वीमैक्स और केम दोनों को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट, B3 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3, तीन रिसेप्टर होते हैं। बीटा 3 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू, स्मूथ मसल्स, हार्ट और ऑल ऑफ द अबव। तो आपने सुना होगा बीटा 3 रिसेप्टर एकमात्र जगह पे प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, उसका नाम क्या है जी, तो उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। दैट इज द ऑप्शंस ए यहां पर क्या होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो एडिपोज टिश्यूज क्या हो जाएंगे, तो बीटा 3 रिसेप्टर पे क्या होते हैं सर, ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो बीटा 1 हार्ट पे, किडनीज पे, बीटा 2 आपका स्मूथ मसल्स, लंग्स, ब्लड वेसल, जीआई, ब्लैडर, यूट्रस, लिवर, इन सब पे प्रेजेंट होते हैं। और बीटा 3 एडिपोज टिश्यूज में क्या होते हैं और ब्लैडर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। Come to the next question. Name the drug using in the treatment of glaucoma by increasing the uveosacral outflow. uveosacral outflow को increase करते हैं, यानी जो आपका एक्वस ह्यूमर सेक्रेशंस हुआ है, एक्वा जो आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ है आपके आईज में ग्लोकोमा के केस में, तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए उबियोसैक्रल आउटफ्लो स्लेम्स कनाल के द्वारा क्या करते हैं, आउटफ्लो को बाहर करते हैं, आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं एक्वस ह्यूमर को। वो ड्रग कौन से हैं, लैटिनोप्रोस्ट, पिलोकार्पिन, डिपिवेफ्रिन और ऑल ऑफ द एबव। तो नेम द ड्रग यूजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा बाय इंक्रीजिंग उबियोस्क्रेल आउटफ्लो, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी लैटिनोप्रोस्ट। कौन सा ड्रग आता है स्टूडेंट, लैटिनोप्रोस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या होंगे यहाँ पर, करेक्ट आंसर होंगे, दैट इज द लैटिनोप्रोस्ट। ठीक है, चलिए। तो क्या करा, एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन को कम कौन करता है, बीटा ब्लॉकर, टिमोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, लेवोविनोलॉल, कार्टिलॉल, मेटोप्रोलॉल, अल्फा 2 एगोनिस्ट अपना ब्राइमोनोडिन, एप्राक्लोनिडीन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड,
एक्वस आउटफ्लो को, यानी कि ट्रैबिक्यूलर आउटफ्लो बढ़ाते हैं मायोटिक्स, पिलोकार्पिन, फिजोस्टिगमिन, और यूबियोसेटल आउटफ्लो को लैटिनोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट और अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या है, डिपेफ्रिन। ये सब क्या है जी, तो ड्रग यूज्ड इन ग्लाकोमा, ग्लाकोमा के केस में यूज्ड होने वाले ये क्या है स्टूडेंट, ड्रग हैं, जो आपको क्लासिफिकेशन याद करने पड़ेंगे। इन क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ओपियोइड एक्सेप्ट, इनमें से सारे के सारे ड्रग ओपियोइड ड्रग है किसी एक को छोड़ करके, हेरोइन, मेथाडोन, प्रोपोक्सिफेन और मिर्टाजिपिन। हेरोइन भी ओपियोइड है, मिथाडोन भी ओपियोइड है, प्रोपोक्सिफिन भी ओपियोइड है, मिर्टाजिपिन ओपियोइड ड्रग नहीं है। मिर्टाजिपिन क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। क्या है जी, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है मिर्टाजिपिन। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि यहां पर एक्सेप्शन पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द बोल्टिजोमिब इज द सॉरी, एक मिनट, मिर्टाजिपिन, सॉरी थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो गया था। मिर्टाजिपिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्या करा जी, मिर्टाजिपिन इज एंटी टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ओपियोइड में आपको मॉर्फिन, मेथाडोन, मेप्रोडीन, मॉडरेट में कोडीन, ऑक्सीडोडिन, प्रोपोक्सिफिन आपका ड्रग है, वेप्रोनॉर्फिन, नेल्बुफिन, नेलोक्सोन, नाल्ट्रेक्सोन, ये सारे ड्रग आपको इस कैटेगरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन रिफ्रैक्टिव साइजोफ्रेनिया। क्या करा, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन रिफ्रैक्टरी साइजोफ्रेनिया। रिफ्रैक्टरी साइजोफ्रेनिया में ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस कौन से हैं साइजोफ्रेनिया के केस में, हैलोपेरिडोल, फ्लूपेंथिक्सोल, ट्राइफ्लूओपिराजिन एंड क्लोजापिन। तो रिफ्रैक्टरी साइजोफ्रेनिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एक्चुअली क्लोजापाइन ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन से ड्रग को यूज करते हैं स्टूडेंट, क्लोजापाइन ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। A patient considered to be refractory if he or she failed to respond to trials of 4 to 6 week of duration of monotherapy with the two different drugs। two different drugs के साथ अगर मोनोथेरेपी दे रहा है तो उसमें वो ट्रायल्स फेल हो जाता है, पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, तो उसे हम रिफ्रैक्टरी कहते हैं। क्लोजापाइन इज द ओनली ड्रग with proven efficacy in schizophrenia that does not respond to other antipsychotic। एक्चुअली schizophrenia का मतलब होता है साइकोसिस, फॉल्स बिलीफ होना, एबिलिटी टू रिकग्नाइज रियलिटीज का लॉस होना, थिंकिंग एंड थॉट्स बिहेवियर का डिस्टॉर्ट होना, ये सब साइकोसिस के सिम्टम्स हैं, उसी को हम साइजोफ्रीनिया कहते हैं। तो साइजोफ्रीनिया के ट्रीटमेंट में रिफ्रैक्टरी में बेसिकली कौन से ड्रग यूज होते हैं, क्लोजापाइन ड्रग यूज होते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस क्या करते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट विद इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन, increase in heart rate without in oxygen consumption, decrease in heart rate with increase oxygen consumption and decrease in heart rate with decrease in oxygen consumption। डिजिटैलिस बेसिकली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में यूज होते हैं। ये आपके सोडियम पोटासियम जो आपका चैनल है, एटीपेज चैनल है, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सोडियम पोटासियम एटीपेज चैनल को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम ज्यादा रिलीज होता है, और कैल्शियम रिलीज होते हैं तो फोर्सफुली वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ब्लड क्या हो जाता है, पंप आउट होते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा जी कि कौन कम करता है, तो ये डिक्रीज हार्ट रेट को तो डिक्रीज करते हैं और ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी डिक्रीज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपका ये हो जाएगा। तो क्या करा, डिजिटैलिस इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, एंड बेटर एम्प्टिंग ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को क्या करेगा, खाली करेगा, इंप्रूवमेंट इन सर्कुलेशन को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, रिस्टोरेशन ऑफ द डिमिनिश्ड वेगल टोन एंड अबॉलिश सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी और डिक्रीज हार्ट रेट। बिसाइड एबव मेन मैकेनिज्म डिजिटैलिस स्लो द हार्ट रेट, डिजिटैलिस क्या करते हैं, हार्ट रेट को स्लो करते हैं। ठीक है, तो डिजॉक्सिन डिक्रीज सोडियम पोटासियम एटीपेज मैंने आपको बताया था, जिसके कारण कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। वेगल एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण एबी कंडक्शन डिक्रीज होगा और हार्ट रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हार्ट रेट को कम करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ये याद रखना। सोडियम पोटासियम एटीपेज एंजाइम को क्या करता है जी, इनहिबिट करता है, डिक्रीज करता है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप डिजिटैलिस में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग हैज बोथ क्लास 2 and 3 एंटी अरिथमिक एक्शन। Which drug has both class 2 and class 3 एंटी अरिथमिक एक्शन।
किस ड्रग के पास क्लास 2 और क्लास 3 दोनों एंटी मतलब एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टीज है। यानी क्लास 2 का मतलब बीटा ब्लॉकर ड्रग, क्लास 3 यानी कि आपका पोटासियम चैनल ब्लॉकर ड्रग, दोनों प्रॉपर्टी किनके पास है? प्रोप्रानोलॉल नहीं जी, सोटालॉल हाँ जी, सोटालॉल के पास ये प्रॉपर्टीज है। प्रोप्रानोलॉल के पास तो क्लास 2 प्रॉपर्टी है, बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। क्विनिडीन आपका क्लास 1 वाले ड्रग है। विरापामिल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 में आएंगे। सोटालॉल आपके 2 और 3 दोनों में आएंगे, यानी पोटासियम चैनल को भी ब्लॉक करते हैं और आपके बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा जी, एंटी अरिथमिक के क्लास 2 3 दोनों प्रॉपर्टीज किनके पास है? सोटालॉल के पास है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोटालॉल हैज बोथ क्लास 2 and 3 एंटी अरिथमिक एक्शन। सोटालॉल इनहिबिट बीटा 1 adrenergic receptor in the myocardium as well as rapid potassium channel to slow repolarization, lengthen the QT interval and slow and shorten conduction of action potential through the atria. Atria वाले regions में potential को कम करते हैं। Next, नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। नेफाजोलिन जो ड्रग है ये यूज होते हैं, कहां पर यूज होंगे? तो नेफाजोलिन इज यूज्ड इन अस्थमा, हाइपोटेंशन, नेजल कंजेशन और ही फीवर। तो नेफाजोलिन ड्रग है स्टूडेंट, वो बेसिकली नेसल कंजेशन के केस में क्या होते हैं? यूज होते हैं। कहां पर? यानी नेसल कंजेशन होती है, नाक भारी हो जाती है, नेसल कंजेशन केस में, तो नेसल डीकंजेस्टेंट के रूप में इनको क्या किया जाता है? नेफाजोलिन को यूज किया जाता है। ऑप्शन सी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना या एक बार इसको देख लेना। तो ऑक्सीमिटाजोलिन, जाइलोमिटाजोलिन, नेफाजोलिन आर यूज्ड टॉपिकली एज अ नेसल ड्रॉप फॉर द नेसल डीकंजेशन। इट इज द इमिडाजोलिन कंपाउंड। मैकेनिज्म रिलेटिवली सिलेक्टिवली अल्फा 2 एगोनिस्टिक। यहाँ जी तो सिलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है, अल्फा 2 पे आ जाए एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशंस। ओरल आयरन प्रिपरेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय को एडमिनिस्टरिंग। absorptions of oral iron preparations, absorption of oral iron preparations can be facilitated by co-administer। यानी किसको को एडमिनिस्ट्रेट करके इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशन कैन बी फैसिलिटेटेड बाय को एडमिनिस्टरिंग। किसको एडमिनिस्ट्रेट करके? एंटासिड, टेट्रासाइक्लिन, फॉस्फेट और एस्कॉर्बिक एसिड। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय को एडमिनिस्ट्रिंग। किसके साथ? आयरन प्रिपरेशंस को फैसिलिटेट किया जाएगा जब आप यहां पर एंटासिड यानी बेसिक पीएच दोगे। क्या कहलाता है कि आयरन की प्रिपरेशन यानी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है फास्ट होती है बेसिक पीएच पर। तो अगर हम एंटासिड ड्रग देंगे तो ऑटोमेटिक पीएच क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी। तो बेसिक पीएच पर यानी जो हमारा बेसिक पीएच है उस पीएच पर इसका एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का क्या होता है? आयरन के केस में क्या होते हैं? गुड होते हैं। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए यहाँ पे ड्रग हम यूज करेंगे, दैट इज द एंटासिड। बिकॉज एंटासिड क्या करेगा? तो एसिडिटी को कम करेगा, एसिडिक पीएच को कम करेगा, बेसिसिटी बढ़ाएगा, उस कारण से ये आयरन प्रिपरेशन क्या होते हैं? फास्ट अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो आयरन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, HCl, विटामिन सी, अल्कोहल लो, और आयरन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, अल्कली एंटासिड, टेट्रासाइक्लिन फूड, है ना। एसिडिक पीएच पे अब्जॉर्ब होते हैं। टेट्रासाइक्लिन करेक्ट आंसर होगा बेटा, ये बाय मिस्टेक उन्होंने लगा दिया होगा एंटासिड, एक्चुअली एंटासिड एसिडिटी, एसिडिक पीएच पे अब्जॉर्प्शन बढ़ते हैं, HCl पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है आयरन का अब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर एंटासिड गलत, सॉरी यहाँ पर तो ये सही है, यहाँ पर एंटासिड गलत आंसर होंगे। एंटासिड एक्चुअली क्या है? क्या पूछा जा रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशन कैन बी फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेट मतलब बढ़ाना, फैसिलिटेट कैसे होंगे? तो टेट्रासाइक्लिन के साथ देखें, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट करना यानी बढ़ाना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप समझ में आ गया, बिल्कुल एंटासिड सही है। फैसिलिटेट मतलब यहाँ पर किया जा रहा है कि इनको प्रोलॉन्ग करना है। क्या करना है? प्रोलॉन्ग करना है। थोड़ा सा मीनिंग्स में मिस्टेक्स हो गया था मेरे से। एंटासिड ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फैसिलिटेट का मतलब होता है प्रोलॉन्ग करना, तो उसमें एंटासिड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब इंक्रीज करते हैं, ये सब आयरन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। कौन से ड्रग हैं भाई? एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पोटासियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में आएंगे। पोटासियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, डायरेटिक्स के केस में स्पाइरोनोलैक्टोन और एपिलिरिनोन दो ड्रग आते हैं। क्या? एमिलोराइड ये आपका रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर है,
रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है रीनल एपिथेलियल में। मैनिटॉल तो ये आपका ऑस्मोटिक रेगुलेशन है जी। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। स्पारोलैक्टोन एक्चुअली क्या है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। तो ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। पोटासियम स्पैरिंग डायरेटिक्स के केस में भी इसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पाइरोनोलैक्टोन क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के रूप में। क्या करा, तो स्पाइरोनोलैक्टोन बाइंड टू द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे, कलेक्टिंग डक्ट पे, और क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिसके कारण पोटासियम का लेवल ब्लड के अंदर में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन से मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज नहीं किए जाते हैं। इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस, कंबाइंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल, फीमेल कॉन्डोम्स एंड फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिल्स। कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज नहीं किए जाते हैं, यानी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऑप्शन डी दैट इज द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम इनहिबिट करेंगे, एफएसएच को, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को हम प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। तो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं यूज किया जाता है। इंट्रायूटेराइन कॉपर डिवाइस यानी कॉपर टी जिसको कहते हैं यूज किया जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन में पिल यूज किए जाते हैं। फीमेल कॉन्डोम्स भी यूज किए जाते हैं, बस फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यूज नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। या कॉन्ट्रासेप्टिव है जी, कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोनल रिंग्स, आपका कॉपर टी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यूआईडी का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, सर्जिकल स्टरलाइजेशन है, इम्प्लांट, क्वाइटस, अपना कैलेंडर रिदम मेथड, वजाइनल डोज, और इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस और डायफ्राम्स कैप, ये सब क्या होते हैं, यूज होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंटली अवेलेबल ग्रोथ हार्मोन फॉर थेरापेटिक्स यूज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जो ग्रोथ हार्मोन्स अभी करेंटली अवेलेबल हैं उनका थेरापेटिक्स यूज, उनको थेरापेटिक्स यूजेस के लिए उनको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से, ह्यूमन कैडावर पिट्यूटरी से, पॉर्किंस पिट्यूटरी से, और केमिकल सिंथेसिस, यानी ग्रोथ हार्मोन्स को सिंथेसाइज किया जाता है, यानी सिंथेटिकली ग्रोथ हार्मोन प्रिपेयर किए जाते हैं थेरापेटिक्स यूजेस के लिए। वो किस मैकेनिज्म से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से ही, यानी आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है नाउअडेज इन सब एरियाज में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बेसिकली इंसुलिन वगैरह भी आरडीएनए टेक्निक से ही बने थे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर क्या करना, याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रोथ हार्मोन इज नाउ प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड is prescribed for the variety of regions. Recombinant DNA technology meaning altering genetic material outside an organism, organisms के बारे genetic material को क्या करते हैं, alter करते हैं, and obtain and enhance desired characteristic in the living organism or as their product. Desired characteristic को हम क्या करते हैं, obtain करते हैं living organisms या उनके product में। Next आते हैं vancomycin. Vancomycin is a lincosamide antibiotics, aminoglycoside antibiotics, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स और ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। वैंकोमाइसिन ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग है स्टूडेंट। ट्रांस ग्लाइकोसिलेज इनहिबिटर को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है ना। तो साइक्लोसेरिन, फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, वेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यानी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये सब के सब क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। तो वैंकोमाइसिन एक्चुअली कहां पर आते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स के अंडर में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में क्या आ जाएंगे, वैंकोमाइसिन ड्रग आ जाएंगे। क्लियर, ऑप्शन डी। तो वैंकोमाइसिन इट इज बैक्टीरिसाइडल ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स इनहिबिटिंग ट्रांस ग्लाइकोसिलेज एंजाइम, जो अपना चैन इलोंगेशन में यूज होते हैं। इट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी मेथिसिलिन जो आपका ड्रग है पेनिसिलिन कैटेगरीज का, उसमें अगर रेजिस्टेंस हो जाए, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर ले, उस केस में इसको हम यूज करते हैं। रैपिड इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ वैंकोमाइसिन कैन कॉज रेड मैन सिंड्रोम, रेड नेक सिंड्रोम इसको कहते हैं। अदर टॉक्सिक इफेक्ट, चिल्स, ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, ठीक है। ऑटोटॉक्सिक मतलब सुनाई कम पड़ना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब नेफ्रॉन का डैमेज होना, चिल्स मतलब ठंड लगना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द EGF रिसेप्टर इनहिबिटर एक्सेप्ट। अच्छा, EGF रिसेप्टर इनहिबिटर को इनहिबिट करने वाले यहाँ पे सारे ड्रग हैं, केवल एक को छोड़ करके एक्सेप्ट दें, जेफ्टिनिब, सिटुक्सीमैब, एर्लोटिनिब और बोर्टिजोमिब। कौन से ड्रग हैं जो EGF रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस ये हैं, ऑप्शंस A B C D, चार ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज द बोर्टिजोमिब।
कौन सा ड्रग है स्टूडेंट, बोर्टिजिमिब, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। जो इनहिबिटर नहीं है टिनीब जो आपका यानी जेप्टिनिब, सेटुक्सीमैब, एर्लोटिनिब, ये सारे ड्रग्स यहाँ ईजीएफ रिसेप्टर ब्लॉकर हैं। ठीक है, तो ईजीएफ रिसेप्टर इनहिबिटर में आपका क्या है, जेप्टिनिब, सेटुक्सीमैब, एर्लोटिनिब। प्रोटियोसोम इनहिबिटर में आते हैं बोर्टिजोमिब, CD20 इनहिबिटर में रिटुक्सीमैब और ट्रास्टुजुमैब। BCR ABL टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर में आपका आता है इमैटिनिब, नेलोटिनिब और डेसाटिनिब। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर बर्थ। कौन से वैक्सीन है जो जन्म के बाद दिया जाता है, यानी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद उनको वैक्सीन लगाई जाती है या वैक्सीन दी जाती है, वो कौन सी है। पोलियो, वॉरिसेला, हेपेटाइटिस सी, मीजल्स, मम्स और रूबेला। कौन से वैक्सीन जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, यानी जस्ट आफ्टर अ बर्थ उनको दिया जाता है, तो दैट इज द पोलियो वायरस। यानी पोलियो वायरस के जो पोलियो वैक्सीन है स्टूडेंट, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। डायरेक्ट याद कर लेना ये सब क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन से दैट इज द पोलियो वायरस यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल 1 डोज ईच ऑफ 3 वैक्सीन OPV, पोलियो, BCG एंड हेपेटाइटिस बी आर गिवन टू अ न्यूबॉर्न। यानी कि आपका पोलियो वायरस, BCG और हेपेटाइटिस दिए जाते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट। 5-HT4 यानी कि सेरोटोनिन 4 रिसेप्टर पर एज ए एगोनिस्ट कौन ड्रग बाइंड करते हैं, बसपीरोन, सुमाट्रिप्टन, सीसाप्राइड, क्लोजापाइन। 5-HT4 एगोनिस्ट एक्चुअली हमारा कौन सा है जी, सीसाप्राइड ड्रग है। कौन सा ड्रग है आपके, सीसाप्राइड, यानी कि प्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होंगे, आई थिंक करेक्ट आंसर होंगे 5-HT4 एगोनिस्ट के रूप में सीसाप्राइड। ठीक है, तो देखिए 5-HT4 में अपन आते हैं मेटोक्लोप्रामाइड, सीसाप्राइड, रेंजापाइड, ये हैं। 5-HT1 में आपका 5-HT1 में अपना बसपीरोन। 5-HT1 बी और डी एगोनिस्ट में सुमाट्रिप्टन। 5-HT3 एगोनिस्ट में 2-मिथाइल 5-HT। 5-HT4 में मेटोक्लोप्रामाइड, सीसाप्राइड और रेंजाप्राइड। एंटागोनिस्ट के केस में अगर देखा जाएगा तो 5-HT2 में केटानसेरिन, सिप्रोहिप्टाडिन। 5-HT2A 2C में क्लोजापाइन, मिथिसरजाइड। 5-HT3 में ऑन्डेनसेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन, ये सारे ड्रग आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आइबुप्रोफेन एक्ट ऑन। आइबुप्रोफेन जो ड्रग है स्टूडेंट वो कहां पर एक्ट करते हैं, लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, काइनिन सिस्टम और सेरोटोनिन सिस्टम। आइबुप्रोफेन एक्ट ऑन, आइबुप्रोफेन जो ड्रग है कहां पे एक्ट करेंगे, लिपोऑक्सीजिनेज पाथवे, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, काइनिन सिस्टम एंड सेरोटोनिन सिस्टम। आइबुप्रोफेन आपने पढ़ा होगा, ये NSAID कैटेगरीज के ड्रग हैं जी। तो ये बेसिकली कॉक्स, लिपोक्स, काइनिन और सेरोटोनिन। तो बेसिकली साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कि कॉक्स पाथवे को टारगेट करते हैं, है ना, कॉक्स पाथवे को ही टारगेट करते हैं। NSAID ड्रग जो होते हैं कॉक्स इनहिबिटर ड्रग कहा जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग को, और उसी में आपका ये ड्रग है जी आइबुप्रोफेन। तो दैट्स व्हाई साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कि इसको हम कॉक्स बोलते हैं, है ना। लिपोक्स यानी कि आपका लिपोऑक्सीजिनेज। तो कॉक्स पाथवे को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो क्या करा आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन इज द मेडिकेशन इन द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, NSAID कैटेगरी का ड्रग है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम, रेटेड एज द सेफेस्ट ट्रेडिशनल NSAID। सेफेस्ट ट्रेडिशनल ड्रग के रूप में इनको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं आइबुप्रोफेन को। क्लियर। क्या कह रहा था, टर्म MDT दैट इज अ मल्टी ड्रग थेरेपी इज रिलेटेड टू। मल्टी ड्रग थेरेपी किस केस में देते हैं, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, एमीबियासिस, GRDS। तो मल्टी ड्रग थेरेपी हम बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस में भी देते हैं, लेप्रेसी में भी देते हैं, दोनों केस में हम मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जो है दोनों में, अगर दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। दोनों में मल्टी ड्रग थेरेपी देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन में 3-4 ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं पेशेंट को उस डिजीज को ठीक करने के लिए। सो ऑप्शन ए दैट इज द लेप्रेसी करेक्ट आंसर होगा। तो मल्टी ड्रग थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑल लेप्रेसी पेशेंट, जितने भी लेप्रेसी पेशेंट हैं सबके लिए यही ट्रीटमेंट है। द ड्रग यूज इन द मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी ट्रीटमेंट इज रिफैम्सिन, डैप्सोन एंड क्लोफाजिमिन। ये 3 ड्रग को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। 2 की ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी देने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव है, इसका मोटो है टू मिनिमाइज द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो लेप्रेसी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, वो रेजिस्टेंट ना डेवलप करे, इसलिए 3 ड्रग को एक साथ दिए जाते हैं। एंड टू लिमिट द टोटल अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन हॉस्पिटल, और एंटीबायोटिक्स बहुत लिमिटेड है लेप्रेसी के केस में, लेप्रेसी के ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए हम
कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि रेजिस्टेंट ना डेवलप हो, अगर अदरवाइज रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट पॉसिबल फिर नहीं हो पाएंगे उन पेशेंट के। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड। ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन यानी फार्माकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन, 20 पार्ट का आखिरी क्वेश्चन यानी 400वां क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन आज हमारा क्या हो गया, फार्माकोलॉजी का सॉल्व हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन स्टैंडर्ड RNTCP रेजिमेन फॉर द MDR TB, यानी मल्टी ड्रग टीबी के जो रेजिस्टेंस हुआ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केस में कौन से ड्रग को, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज नॉट यूज, कौन से ड्रग को यूज नहीं किए जाते हैं किसमें, MDR TB में, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में। यानी अगर मान के चलो टीबी का ट्रीटमेंट कर रहे थे और टीबी के बैक्टीरिया ने यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है बहुत सारे ड्रग के अगेंस्ट, तो उस केस में कौन से ड्रग को यूज नहीं किया जाता है, रिफैम्सिन, केनामाइसिन, साइक्लोसेरिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। किस ड्रग को MDR TB में यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में हम यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर सिंपली आपका आंसर हो जाएगा रिफैम्सिन, यानी DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम इनहिबिटर जो ड्रग होते हैं इनको हम यूज नहीं करते हैं अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हो गया है तो, ऑप्शन ए। ठीक है, तो देखिए क्या करा जी, इंटेंसिव फेज 6 to 9 मंथ के लिए हम केनामाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, इथायोनामाइड, साइक्लोसिन, पालाजिनामाइड और इथेम्बिटोल ये ड्रग हम क्या करते हैं पेशेंट को देते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के केस में। और अगर कंटिन्यूशन करना है 18 महीने तक तो लिवोफ्लॉक्सासिन, इथायोनामाइड, साइक्लोसिन और इथेम्बिटोल ये आपको देना, और दोनों में आप पारिडॉक्सिन को क्या कर दीजिए 100 mg पर डे ऐड कर दीजिए। ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अगर टीबी किसी को हुआ है यानी कि हम मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन टीबी ठीक नहीं हो रहा है, उस केस में हम क्या करते हैं तो पेशेंट को ये दो ट्रीटमेंट देते हैं, एक 6 to 9 मंथ का और एक हम देते हैं 18 मंथ का, दोनों आपको क्या करना है याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा जिला परिषद जो फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट आई है महाराष्ट्र में, टोटल 540 सीट, उनके से रिलेटेड जो एक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे वो टोटल 400 के अराउंड क्वेश्चंस यानी लगभग क्या 100% 400 क्वेश्चंस हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इट मीन्स हम लोगों का फार्माकोलॉजी का जो सीरीज था जिला परिषद एग्जामिनेशन के लिए वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन, मैं बहुत आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें सपोर्ट किया, हमारे GDC टीम को सपोर्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा प्रे करूंगा कि आपका जो जिला परिषद एग्जामिनेशन है महाराष्ट्र के बच्चों के लिए वो आप इजीली उसको क्रैक कर सकें और अपनी जो लाइफ है, अपना जो जॉब है, आपका जो एम है उसको सिक्योर कर सकें। तो वेरी विशेस टू यू ऑल फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑफ जिला परिषद एग्जामिनेशन महाराष्ट्र, and thank you once again for everyone for your support, your love. Thank you everyone for watching GDC. Thank you once again.